हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट। रिसेंटली एशिया के जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उसमें कोलैप्स देखने को मिला था, क्योंकि जापान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। तो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट में रिलेशन होता है इसे हम समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ मूवमेंट फॉर जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन टू टेक विंग। जस्ट ट्रांजिशन एज अ कंसेप्ट क्या होता है और जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें जस्ट ट्रांजिशन एज अ अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत क्यों है, उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, इसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है गिल्टी ऑन सर्च। ये एंटी ट्रस्ट वायलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, कंपटीशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो रीसेंट इवेंट चल रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनी हैं जो कि अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रही है, मार्केट डोमिनेशन का गलत इस्तेमाल कर रही है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उसके ऊपर यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2023 में आपको प्रीलिम्स में एक असर्शन रीज़न आया था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन बढ़ा था और उसके कारण कई फार रीचिंग इम्पैक्ट हुए थे इंडियन इकॉनमी में और वर्ल्ड की सारी इकॉनमी में। काफ़ी सारे आर्टिकल आए थे हिंदू में, लाइव मिंट में और इंडियन एक्सप्रेस में, और उसी से रिलेटेड ये असर्शन रीज़न क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो जो इकॉनमी के कंसेप्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपको पेपर से उठकर भी आ जाते हैं। स्टैटिक ज़रूर आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही तो इसके पूछने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2025 प्रीलिम्स में आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो इम्पैक्ट हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से पड़ रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। स्पेशली अगर जापान जैसी कंट्री जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की जाती है, बदली जाती, तो उसके इम्पैक्ट हमें एशियन इकॉनमी में देखने को मिल रहा है, एशियन फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिल रहा है। कई बार आपने सुना होगा US फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो जाता है। सो ये इसके पीछे के रीजंस क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका रियल सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर है उससे इम्पैक्ट कर रहा है। रियल सेक्टर की जब मैं बात करूँगा तो रियल वेरिएबल्स की बात करूँगा, आउटपुट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात करेंगे। जब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होंगे। स्टॉक हो गया आपका, इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सारे जो आपके स्टॉक मार्केट के जो वेरिएबल्स हैं ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जा रही होगी। सो फाइनेंशियल मार्केट बहुत जल्दी एडजस्ट होता है, रियल मार्केट बहुत आराम से एडजस्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट तुरंत एक दिन में आपका गिर जाएगा, एक दिन में रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो आपका रियल मार्केट होता है, जो आपकी एक्चुअल इकॉनमी होती है, वो बहुत स्लोली ग्रो करती है और स्लोली आपका प्रोडक्शन में गिरावट भी आती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको चेंज तुरंत देखने मिलता है, लेकिन रियल मार्केट में धीरे धीरे मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट दोनों के ऊपर हम किस तरीके से पढ़ेंगे इस पर चर्चा करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पोस्ट पेंडेमिक पीरियड के बाद से जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो तो रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो रियल मार्केट है या फिर ओवरऑल इकॉनमी की बात करें तो वो रिकवर नहीं कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ना चाहिए उससे लेस देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा होगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा होगा। तो GDP कम है, प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है और इन्फ्लेशन हाई होते जा रहा है। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की वेजेस उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, उनके पास जॉब भी नहीं है। सो ओवरऑल इकॉनमी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। अगर हम ग्लोबली वर्ल्ड की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्री की, कुछ ही कंट्रीज़ है जैसे इंडिया जहाँ पर तेज़ी से इकॉनमी ग्रो कर रही है, और एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, चाइना में भी स्लो डाउन देखने को मिला है, पर स्टिल चाइना रिलेटिवली यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी बेटर पोजीशन पे ग्रो कर रहा है।
एशिया की और कंट्री की बात करें तो जापान की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। रिसेंटली जापान में एक इवेंट हुआ था जिसके कारण इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि शेयर मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरा है। वो इसलिए क्योंकि जापान की जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट जापान में 2008 रिसेशन के बाद से ऑलमोस्ट 0% के अराउंड था। उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट पहली बार बढ़ाया गया है, उसके कारण ऑल ओवर एशिया फाइनेंशियल मार्केट में कोलैप्स देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं और इसी के बैकग्राउंड में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने से रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में असर पड़ता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एड्रेस करेंगे वो है कि क्या रिसेशन आने की संभावना है। पूरी दुनिया में स्लो डाउन तो चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आ सकता है, क्या ये एक्सपेक्टेशन है, क्या ऐसा रियल में हो रहा है, इस एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। The current consensus regarding the monetary policy is to assume a trade-off between unemployment and inflation. Central bank raises interest rate as inflation rises, reducing investment, hence slowing aggregate demand. This leads to reduction in demand for labor, reducing the ability of wage earner to push for higher wages and ease inflationary pressures. So, अगर हम देखें तो जो करंट सिनेरियो है वो क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इन्फ्लेशन हाई हो रहा है और मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी। आप आरबीआई की बात कर लो, ऑल ओवर वर्ल्ड सेंट्रल बैंक की बात कर लो, सबका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबल होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के। सो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग मेनली यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए। लेकिन जब आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंटेन करते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। आप इन्फ्लेशन कंटेन कैसे करेंगे, अगर आरबीआई है तो वो रेपो रेट इंक्रीज़ करेगा, जापान का अगर सेंट्रल बैंक है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। द मोमेंट आपने इंटरेस्ट रेट राइज किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो हम सोचते हैं ना यार अगर ब्याज बहुत लग रहा है अभी नहीं देते कार, अभी 10% 15% कार के लिए ब्याज है, अपन वेट कर लेते हैं 8% होगा तब खरीद लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर देते हैं बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकॉनमी में। द मोमेंट एग्रीगेट डिमांड कम होगी, ऑब्वियसली जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन करके प्रोड्यूसर करेगा क्या, और प्रोडक्शन नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होगी, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे या फिर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएंगे। द मोमेंट आपने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने की कोशिश की तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ डिबेट रिगार्डिंग प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सेवरल हैव क्रिटिसाइज्ड द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, stressing that solving inflation by increasing unemployment represent an unfair burden being placed on the worker everywhere who are already grappling with the cost of living crisis. Instead, they argue inflation could be better tamed off by forcing company to reduce their profit मार्जिन्स एंड बाय ब्रेकिंग मोनोपोलीज। सो बहुत सारे लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है उसके इस्तेमाल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका क्या कहना है कि भाई आप जो है सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर डाल रहे हो, वर्कर्स के ऊपर डाल रहे हो। वर्कर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग पैसे ही पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पहले ही है, और अगर नौकरी भी चली गई तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। सो आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाने की ज़रूरत है, ऐसे कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है। क्या कह रहे हैं वो कि आप जो है बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन को कम करिए। द मोमेंट वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करेंगे तो जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पर मोनोपोली चल रही है, इनकी मोनोपोली को ख़त्म करो। इनकी मोनोपोली ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उसके हाई जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ओवरऑल इकॉनमी में इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। क्यों वर्कर्स ही झेले, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ये सवाल बहुत बार अलग अलग इकोनॉमिस्ट पूछते हैं। अब ये पूरी दुनिया में कंसेंसस है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ही इस्तेमाल किया जाना है। सो मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं से उससे रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है तो इसका मतलब जो लोग पहले नौकरी कर रहे थे वो कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे थे और उनके खर्चा करने से कुछ ना कुछ इकॉनमी में डिमांड थी, वो सारी की सारी डिमांड क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो जो आपका सप्लाईज है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या होंगे, कम होने लगेंगे। जब प्राइसेस कम होने लगेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि यार प्राइस गिर रहा है, लोहा का दाम गिरना शुरू हुआ है, क्या करूं, खरीद लूं क्या, नहीं अभी वेट करता हूं, वेट कर लेता हूं और प्राइस गिरेंगे। प्राइसेस और गिरने का वेट करते हैं लोग, इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। और वेट करेंगे तो और प्राइसेस गिरना, जब तक कि वो खरीदेंगे नहीं तब तक कि डिमांड दोबारा से आएगी नहीं। ऐसे में प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं और स्पाइरल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे हम लिक्विडिटी ट्रैप भी बोलते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप लिक्विडिटी ट्रैप को ख़त्म नहीं कर सकते। कीन्स ने बताया है कि आपको फिस्कल पॉलिसी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये आगे की चीज़ है। सो होगा क्या, ऐसे में जो प्राइसेस हैं वो और कम होना शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस कम होंगे तो जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, ले ऑफ करना शुरू करेगी और लेबर्स को बाहर किया जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट से कहानी शुरू हुई थी, एडी एग्रीगेट डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा, प्राइसेस कम, लोगों ने खर्चा नहीं किया, उनको सेंटिमेंट ये थे कि रिसेशन आ सकता है और प्राइस कम होंगे, लोगों को फिर बाहर करना पड़ेगा कंपनी को, और फिर एग्रीगेट डिमांड कम होगी, फिर सप्लाई ज़्यादा, फिर प्राइस कम, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इस तरीके से जो है आपका ये रिसेशन आता है इकॉनमी में। जिस तरीके से बूम आता है उसी तरीके से रिसेशन भी आता है। समझ में आ रहा है क्या? सो मॉनेटरी पॉलिसी जो हम यहाँ पर के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं उससे ऐसा फियर है कि रिसेशन आने के चांसेस हैं आज के समय में। आज के समय में ऐसे चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है वो ऐसे लग रहे हैं कि यार इकॉनमी अच्छी ग्रो हो नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही राइज हो रहा है, और अगर कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा और फ्यूचर में रिसेशन आ सकता है। रिसेशन आया नहीं है, रिसेशन एक्चुअली इकॉनमी में है नहीं, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड फेनोमेना है और सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले समय में एक रिसेशन आने की संभावना है। सो व्हाट इज ऑफ नोट इज दैट द इकॉनमी वाजंट एक्चुअली इन रिसेशन, द मार्केट जस्ट एक्सपेक्टेड वन टू ऑकर। सो यहाँ पर जो मार्केट है उसको बस ये लग रहा है कि जो रिसेशन है उसके आने की संभावना है, और अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन पर ही इकॉनमी चलती है और हो सकता है कि आपका जो मार्केट हो वो रिसेशन में आ जाए। नाउ जैसे ही रिसेशन का लोगों को डर होगा, फियर होगा कि रिसेशन आ सकता है, लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी उनके पास एसेट्स हैं स्टॉक मार्केट में उन्होंने जितना भी लगाया वो सब बेचना चालू करेंगे। क्यों बेचना चालू करेंगे? क्योंकि यार ये जो कंपनी है ये प्रोडक्शन नहीं करेगी तो इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू गिरेगी ना, फ्यूचर में गिरेगी। सो लोगों को लगेगा कि अभी 500 रुपये का है, आगे चल के 200 का हो जाना है, फटाफट बेचना चालू, तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, पूरा स्टॉक मार्केट राउट हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। सो आपका यहाँ पर सिर्फ एक फियर के कारण, इस फियर से कि रिसेशन आ सकता है, फाइनेंशियल मार्केट और रियल मार्केट दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इंडिकेट वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर। द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन वॉज बीइंग हेल्ड एज अ प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. Less than expected performance in terms of employment creation in one quarter alone has caused financial market to react and respond at a pace that is too fast for policymakers to deal with. The market has acted on expectation that a recession will occur without the economy ever being in one.
सो यहाँ पर जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमने इस तरीके से की है, इस तरीके से कंडक्ट की है कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे हौले हौले अगर कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, तो वो आपकी सक्सेसफुल मॉनेटरी पॉलिसी मानी जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से अगर कम होता है किसी एक क्वार्टर में भी, तो उसके इम्प्लीकेशन आपको फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलेंगे और इतने पेस के साथ देखने को मिलेंगे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसीज़न लेने का उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत ख़राब रिपरकशन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने के और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करने के, इन्फ्लेशन कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है द कैरी ट्रेड। रिसेंटली एशियन मार्केट्स में हमें कोलैप्स देखने को मिला था। जापानीज सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ किया था और उसी के कारण जो एशियन फाइनेंशियल मार्केट है वो कोलैप्स हुए थे। 2008 के बाद से जापान में ऑलमोस्ट रिसेशन चल रहा था और उसके बाद से जो इंटरेस्ट रेट थे वो लगभग ज़ीरो के आसपास थे। अब यहाँ ज़ीरो के आसपास रेट हैं तो लोग क्या करते थे, इन मार्केट से पैसा उठाते थे और एशिया की बाकी कंट्रीज़ लाइक इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। यहाँ से 0% में उठाया और इंडिया में 7% तक का प्रॉफिट बनाया, 7% इनको मिला। यहाँ पर आप इनको जो लोन लिया है वो वापस किए और 7% आपने प्रॉफिट एंजॉय किया। तो इस तरीके से जो है कैरी ट्रेड चल रहा था। कहाँ पर, जापान से पैसा लेते थे और इंडिया के जो स्टॉक मार्केट हैं, फाइनेंशियल मार्केट है और बाकी कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, जहाँ रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, वहाँ पर लोग लगा देते थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि जापान के सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का डिसाइड किया और जैसे ही उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो ये जितने भी लोग थे जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा के रखा था स्टॉक मार्केट्स में, है ना, वो इस भरोसे लगाया था कि भाई जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 0% है। अब जो जापान की सेंट्रल बैंक है उन्होंने 2% इंटरेस्ट रेट कर दिया और इंडिया में रिटर्न जो है 3% 4% मिलेगा, वो भी रिस्क के साथ। तो भाई इतनी रिस्क कौन उठाएगा, डेप्रिसिएशन का डर अलग रहता है। तो ऐसे में लोगों ने इंडिया स्टॉक मार्केट से जितने भी स्टॉक थे उसको बेचना चालू किया और वापस जो जापान के सेंट्रल बैंक हैं उनका लोन रिटर्न करना चालू कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया के स्टॉक मार्केट में तुरंत सेल ऑफ होना चालू हो जाएगा। तो एकदम से पैनिक मच जाएगा कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो जो डोमेस्टिक आपके ट्रेडर्स हैं वो भी बेचना शुरू कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स जब भी फेडरल रिजर्व इस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमने देखा है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में कैपिटल फ्लाइट होती है और डेप्रिसिएशन होता है और जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान के सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और इस तरीके से मार्केट गिरा है। तो पहले ऐसा यूएस के साथ ज़रूर होता था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूएस के अलावा जो कंट्री है जैसे कि जापान, वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में कोलैप्स देखने को मिला है। हालांकि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, लेकिन इस तरीके का जो कोलैप्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही थी उसको नाउ नेक्स्ट है द कैरी ट्रेड। अब हम जापान की बात कर लेते हैं। जो रिसेंटली जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है उसके कारण इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट पे क्या असर पड़ा है। थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। 2008 में रिसेशन आया, उसके बाद से इन लोग जो 0% इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, कौन, जापान के सेंट्रल बैंक के द्वारा। 0% इंटरेस्ट रेट क्यों रखें, ताकि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो वो बहुत कम हो और एग्रीगेट डिमांड बढ़े। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहले रिसेशन चल रहा था, रिसेशन को ब्रेक करने के लिए इंटरेस्ट रेट 0 रखा हुआ था और अभी तक के ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट था। लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो जापान है वहाँ के सेंट्रल बैंक से पैसा उठाया 0% इंटरेस्ट रेट में और इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इंडिया के स्टॉक मार्केट में मिनिमम 4-5% तो रिटर्न मिल ही जाता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है डेप्रिसिएशन का। अगर हम डेप्रिसिएशन बोले तो डेप्रिसिएशन के साथ अगर रिस्क के साथ लें तो 0% में अगर कोई ब्याज में पैसा दे रहा है, 0% ब्याज मतलब कुछ भी नहीं, 0% ब्याज में कोई पैसा दे रहा है और मेरे को किसी स्टॉक मार्केट में 5 या 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो प्रॉफिट कमाऊंगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर दूंगा। ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने जापान के सेंट्रल बैंक से पैसा लोन लिया और इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब इंडिया को जो कैपिटल है
है वो जापान के थ्रू मिलने लगी। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जापान से के सेंट्रल बैंक से लोन लेकर के इंडिया में किया जाने लगा। इंडिया को एक्स्ट्रा कैपिटल मिलने लगी, उससे इंडिया की ग्रोथ इकॉनमी जो है बढ़ रही है। ठीक ना, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जापान में। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा तो क्या किया गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा, लेट से कि 0 से 2% आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट 2% बढ़ेगा तो पहले जो 0% में लोन लिए थे लोग, उन लोग पैनिक में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, रिस्क पहली है इंडिया में, कुछ स्टॉक बढ़ते हैं कुछ नहीं भी बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का अलग रिस्क है, क्या करूं। वो इंडिया में जो स्टॉक खरीदा हुआ है वो सटासट बेचना चालू करेगा और इनके पैसे बोलेगा तुम रखो भाई, हमको नहीं चाहिए तुमसे पैसा, तुम 2% ब्याज ले रहे हो, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब इंडिया स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, अब इंडिया स्टॉक मार्केट में लोग क्या करेंगे, बेचना चालू करेंगे। जितने भी जापान से लोन लेकर के इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए थे सारे के सारे भागेंगे, और जैसे ही भागेंगे तो इंडिया स्टॉक मार्केट में पैनिक मचेगा, एकदम धड़ाम से जो है आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कोलैप्स होना शुरू होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब लोगों को देखेंगे कि भाई मार्केट तो एकदम गिर रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, वो देखेंगे कि मेरा जो स्टॉक है वो 500 रुपये से 450 हो चुका है और गिर रहा है, तुरंत बेचना चालू। तो ऐसे में पैनिक क्रिएट होता है और डोमेस्टिक ट्रेडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो जितना जो है बाहर जो इन्वेस्टर लेकर जा रहे थे सेल ऑफ करके पैसा, वो तो कम होता ही है, जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं पैनिक के कारण वो और बेचना चालू कर देते हैं, उससे कोलैप्स हो जाता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आया क्या। तो इसलिए अभी जापान में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसके कारण इंडिया में क्या हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में जब भी यूएस फेडरल रिजर्व क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो कैपिटल फ्लाइट होती है इंडिया के स्टॉक मार्केट से, लोग जो है स्टॉक को बेचते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। क्यों जाते हैं यार यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर 5% अगर इंटरेस्ट है तो इंडिया में 10% कमा करके रिस्क, इतना रिस्क कौन लेगा, 10% भी मिल सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है और हो सकता है कि फ़ायदा बिल्कुल भी ना हो। इससे अच्छा है कि मैं यूएस में जाऊं और 5% लूँ ना, 100 रुपये में 5 तो मिलेगा, 10 के चक्कर में 0 ना हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही 5% यूएस में हुआ सारा का सारा इंडिया स्टॉक बेचेंगे और उठा के निकल लेंगे। जब इंडिया से बेच करके वो जाते हैं तो ऐसे में डेप्रिसिएशन होता है और पैनिक मचता है। जितने थोड़े बहुत इन यूएस के इन्वेस्टर जो नहीं भी जाना चाहते वो उनको भी जाना पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण उनको जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी नहीं होता है। सो इस प्रोसेस को हम टेपर टेंट्रम बोलते हैं। ये टेपर टेंट्रम 2013 में हुआ था, जिसके कारण यूएस फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण इंडिया में जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई थी। और नरेंद्र मोदी जी का अगर स्टेटमेंट याद हो तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनकी उम्र से ज़्यादा तेज़ तो रुपया गिर रहा है। यही जो 2013 का समय था, इसी टाइम को टेपर टेंट्रम कहा जाता है। समझ में आएगा। सो ये आपके क्या हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके इल इफ़ेक्ट्स हैं, किसके ऊपर पड़ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर पड़ रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं एक बार फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अ मोमेंट फॉर जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन टू टेक विंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम जस्ट ट्रांजिशन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये जस्ट ट्रांजिशन कंसेप्ट होता क्या है, कब आया है, कब इंट्रोड्यूस किया है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें किस तरीके से जस्ट ट्रांजिशन एज अ होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट लिटिगेशंस, उसके बारे में बात की गई है और इसके क्या बेनिफिट एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो रिसेंटली एक केस था MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का जो कोर इशू था वो था प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टेड फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट।
सो यहाँ पर हम जीआईबी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। जीआईबी का प्रोटेक्शन किससे किया जा रहा है? विंड और सोलर प्रोजेक्ट से। अब विंड और सोलर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये इसका जो पर्पस है वो क्या है? डीकार्बोनाइजेशन। सो डीकार्बोनाइजेशन इसका अल्टीमेट एम है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। अगर ये कोल का प्रोजेक्ट होता तो हम बोलते कि चलो तुरंत ही इसको ख़त्म करो, लेकिन चूँकि ये डीकार्बोनाइजेशन वाला प्रोजेक्ट है, ओवरऑल इकोसिस्टम को बेनिफिट दे रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोच होना चाहिए वो एक होलिस्टिक और जस्ट ट्रांजिशन अप्रोच होना चाहिए। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम ट्रांजिशन की बात करेंगे कोल से ग्रीन टेक्नोलॉजी में, तो हम ये बात करेंगे कि भाई जो ट्रांजिशन होना चाहिए उसमें जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। लेट्स से कि पॉलीथीन को बैन कर देना चाहिए। हम लोग ये आर्गूमेंट देते रहते हैं पॉलीथीन एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरा है, लेकिन पॉलीथीन के कारण हज़ारों लोगों को जॉब्स मिल रही है। तो आपको जो ट्रांजिशन करना होगा वो स्लो ट्रांजिशन करना होगा, जस्टिस वाला ट्रांजिशन करना होगा। जैसे कि अगर आप कोल पावर प्लांट को डीकमीशन करते हैं तो आप इन्हीं लेबर्स को, जब तक कि आप सोलर पावर प्लांट की ट्रेनिंग नहीं देते हैं और सोलर पावर प्लांट में इन्हें एम्प्लॉय नहीं करते हैं, तब तक ये ट्रांजिशन जस्ट ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसका पर्पस ये है कि ट्रांजिशन होना चाहिए। जो पॉल्यूटेड आपके सोर्सेज हैं उससे हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और ग्रीन सोर्सेज की तरफ बढ़ना है, नो डाउट, लेकिन आपका ट्रांजिशन जो आपकी सोसाइटी में जो एडवर्स इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली जो ह्यूमंस हैं उनको, उसको जो इम्पैक्ट है उसको हमें कम करना है, मिटिगेट करना है। जितना मिनिमल इम्पैक्ट होगा लोगों को, उतना ही हमारा ट्रांजिशन स्मूथ हो पाएगा। सो ये हमारा जस्ट ट्रांजिशन का कंसेप्ट है, ठीक। तो अगर अब मैं यहाँ पर जो आर्टिकल है उसके हिसाब से पढ़ के बताऊँ तो इट एम्स टू मेक मिटिगेटिव क्लाइमेट एक्शन इंक्लूसिव एंड फेयर। जो आपके मिटिगेटिव क्लाइमेट एक्शन है उसको इंक्लूसिव और फेयर बनाने का काम करता है जस्ट ट्रांजिशन। That is, it seeks to ensure that the burden and benefits of decarbonization are distributed equitably। जो डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसका जो बर्डन होगा और उसके जो बेनिफिट होंगे वो सभी में बराबर बटे। ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक बंद कर दीजिए तो प्लास्टिक का बंद करने का सारा बर्डन जितने लेबर हैं उनको बाहर कर दिया, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो सारा का सारा बर्डन वो उठाएं और फ़ायदा हमें मिले। सब में बराबर बंटना चाहिए। द कंसेप्ट इमर्ज इन 1970 एज अ टूल टू प्रोटेक्ट वर्कर्स हुज जॉब वर बीइंग थ्रेटन बाय इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन। 1970 में ये कंसेप्ट जो है इमर्ज हुआ था। उस समय एनवायरमेंट रेगुलेशन के कारण बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो जॉब्स है, वो थ्रेटन में उसे थ्रेटन हुआ था। तो उसी के बाद ये जो कंसेप्ट है 1970 में इमर्ज हुआ था। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें भी इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली जो ग्लासगो समिट हुआ था उसमें भी जस्ट ट्रांजिशन पार्टनरशिप बनाई गई थी। जो कौन लीड कर रहा है? साउथ अफ्रीका लीड कर रहा है। इंडिया जस्ट ट्रांजिशन पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। In addition to worker, just transition encompass other person in vulnerable situation. This include indigenous community, women, children, minorities. Due to their pre-existing vulnerability, they are at a higher risk or being एडवर्सली अफेक्टेड बाय डीकार्बनाइजेशन। जब भी आप डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जब भी आप ट्रांजिशन करेंगे, तो बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो जो कि ऑलरेडी वनरेबल है उनके ऊपर और ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी? वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, जो एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ हो गई, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हो गई, ये ऑलरेडी वनरेबल है और इनके ऊपर वनरेबिलिटीज़ और इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ट्राइबल लोग हैं, अब आपने रेगुलेशन किया कि पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, आपने वहाँ पर नेशनल पार्क बना दिया और नेशनल पार्क के अंदर कोई घुस भी नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जो आपके ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड किसके भरोसे थी? जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, वो इकट्ठा करते थे बीड़ी पत्ते को, तेंदू पत्ते को, और उसी से बीड़ी बना के सब बेचा जाता था। तो यहाँ पर एडवर्स इम्पैक्ट किसके साथ हो रहे हैं? जो आपके ट्राइबल लोग हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? जो डीकार्बनाइजेशन है उसका बर्डन है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठाना पड़ रहा है। इसी बर्डन को कम करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन की बात की जाती है। हालांकि जस्ट ट्रांजिशन में केवल अफेक्टेड ह्यूमन बीइंग को लिया जाता है, नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है, जो कि इस आर्टिकल में बात की है कि नॉन ह्यूमन बीइंग को भी के ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसे भी कंसिडर करने की ज़रूरत है।
नाउ जो केस था उसके बारे में बात करते हैं, एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में अगर हम बात करें तो जीआईबी के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वर्सेस डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एंड विंड पावर। सोलर और विंड पावर के जो वायर हैं उसी में फंस करके जीआईबी की डेथ हो रही थी, तो ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जस्ट ट्रांजिशन वाली अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बनाइजेशन एफर्ट भी इंपॉर्टेंट है, डीकार्बनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल एनवायरनमेंट को होलिस्टिकली देखना चाहिए। तो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोनों को हार्मोनाइज करके आपको वर्डिक्ट देनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? सो सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जस्ट ट्रांजिशन वाली अप्रोच होना चाहिए। जस्ट ट्रांजिशन वाली अप्रोच होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो क्या करेगा, इनको सोलर और विंड जो पावर प्लांट हैं उनको किसी भी तरीके से डीकमीशन नहीं करेगा, एंटी क्लाइमेट अप्रोच नहीं रहेगी। यहाँ पर जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि यार इसको किस तरीके से इसके जो वायर हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाए और उसमें जो कॉस्ट होगी वो कितनी आएगी, इसकी फिजिबिलिटी को देखा जाएगा, रेदर देन कि जीआईबी को बचाने के लिए आप पूरा का पूरा सोलर और विंड एनर्जी पावर प्लांट को ख़त्म कर दें, डीकमीशन कर दें। सो ये अप्रोच जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी वर्डिक्ट में भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इट विल फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिव मिटिगेशन एक्शन विच एंश्योर दैट द बर्डन ऑफ डीकार्बनाइजेशन आर नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, तो ये बेसिकली क्या किस पे फोकस कर रहा है कि जो बर्डन ऑफ डीकार्बनाइजेशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली किसी एक पर्सन के ऊपर या फिर एक नॉन ह्यूमन एंटिटी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। नॉन ह्यूमन एंटिटी यहाँ पर कौन है, जीआईबी है। सो जीआईबी को भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में डीकार्बनाइजेशन एफर्ट भी करना ज़रूरी है। तो ये पहला जो है बेनिफिट रहेगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट है जस्ट ट्रांजिशन अप्रोच करती है तो पहली बार जो नॉन ह्यूमन एंटिटी है उसको जस्ट ट्रांजिशन में इंक्लूड किया जाएगा। जस्ट ट्रांजिशन में जनरली हम किसे इंक्लूड करते हैं, जो एडवर्स इम्पैक्ट ह्यूमन के ऊपर हो रहे हैं, जैसे कि वर्कर्स के ऊपर हो रहे हैं या फिर एडवर्स इम्पैक्ट वुमेन्स के ऊपर हो रहे हैं या फिर ट्राइबल्स के ऊपर हो रहे हैं। अभी तक के सिर्फ ह्यूमन एंटिटी पे ही एडवर्स इम्पैक्ट को कंसीडर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर हम जीआईबी को अगर कंसीडर करते हैं, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड को, तो ये नॉन ह्यूमन एंटिटी है और नॉन ह्यूमन एंटिटी भी जस्ट ट्रांजिशन में इंक्लूड की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो फ्यूचर में इस तरीके के बहुत सारे केसेस है जिसमें सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट के कारण बहुत सारे जानवरों को खतरा है, तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क जो है तैयार हो जाएगा। और थर्ड बेनिफिट यहाँ पर क्या है, फाइनल एडवांटेज ये रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन है इंडिया में उसकी प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रही है। ये एक अंडर स्टडी और अंडर रिसर्च एरिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन आ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है। सो इसकी स्टडी भी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट यही जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन अप्रोच लेता है तो, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें डीकार्बनाइजेशन तो हो रहा है लेकिन उसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों पर आ रहे हैं, और इसलिए जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन अप्रोच फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है गिल्टी ऑन सर्च। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गूगल के ऊपर ये एक्यूजेशंस लगाया गया कि गूगल अपनी मार्केट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कई मोबाइल फ़ोन कंपनी के साथ, जो मोबाइल मेकर्स कंपनी है उनके साथ टैसिट एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके कारण जो न्यू प्लेयर्स हैं, न्यू सर्च इंजन हैं, वो मार्केट में फ्लोरिश नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एंटी कंपटीशन और एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी के अंदर आता है और एंटी ट्रस्ट एक्ट का वायलेशन है। इस तरह के चार्जेस लगाए गए थे गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। और जो यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने इस आरोप को सही माना है और वर्डिक्ट दी है। अमित पी मेहता ने वर्डिक्ट दी है
कि गूगल इज़ अ मोनोपोलिस्ट एंड दैट इट हैज़ वायलेटेड सेक्शन 2 ऑफ द शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट बाय स्टाइफलिंग कॉम्पिटिशन टू प्रोटेक्ट इट्स मोनोपोली पोजीशन। जस्टिस मेहता क्या बोल रहे हैं कि गूगल एक मोनोपोलिस्ट है और उसने एंटी ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 2 वायलेट किया है बाय स्टाइफलिंग कंपटीशन को ख़त्म करके उन्होंने एंटी ट्रस्ट एक्ट का वायलेशन किया है। कैसे कंपटीशन ख़त्म किया है इसे समझते हैं। गूगल ने एप्पल और सैमसंग के साथ टैसिट एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट कर लिया? बोला कि यार तुम लोग जो है जो गूगल क्रोम ऐप है उसको ना अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ही रखा करो, ऑलरेडी लोगों को बेचने के पहले ये ऐप यहाँ पर होनी चाहिए। सो मान लीजिए कि मेरे मोबाइल में है ना ऑलरेडी गूगल क्रोम दिख रहा है, तो मैं दूसरा ऐप डाउनलोड ही नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा है तो यार गूगल ज़रूरत ही क्या है। हो सकता है कि मार्केट में कोई बहुत अच्छा ऐप आया हो, बहुत अच्छा सर्च इंजन हो जिसका नाम जो है इतना अच्छा नहीं आ पा रहा हो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव दिखाया ही नहीं जा रहा है, कहीं शो ही नहीं किया जा रहा है। हमेशा आपको पता रहेगा कि अरे गूगल क्रोम तो है, गूगल क्रोम दबाओ, उसी से आप जो है गूगल सर्च कर सकते हो। तो कभी आप अल्टरनेटिव की तरफ देखोगे नहीं, उसकी सुपीरियरिटी होगी भी तो भी नहीं देख पाओगे। ऐसे में तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ गूगल दिख रहा है, तो यहाँ पर अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल करके मोबाइल में ऑलरेडी गूगल फिट कर दिया जा रहा है। और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि ये तो सिस्टम फाइल है, अगर मैं गूगल क्रोम को डिलीट करूँगा तो हो सकता है कि वो डिलीट भी ना हो और जो मोबाइल सिस्टम है उसकी कुछ फाइल डिलीट हो जाए। इतना ज़्यादा जो है हमको गूगल के ऐप्स अपने मोबाइल में देखने को मिलते हैं, जबकि गूगल डिफरेंट कंपनी है, एप्पल अलग कंपनी है, सैमसंग अलग कंपनी है। गूगल बेसिकली ऐप्स बनाता है, आपका एंड्रॉयड सिस्टम बनाता है, इसके अलावा आपका सर्च इंजन की तरह यूज़ होता है, लेकिन मोबाइल मेकिंग जनरली मोबाइल मेकिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल मेकिंग में भी है, पिक्सल फ़ोन आते हैं, लेकिन इन कंपनी के साथ एप्पल और सैमसंग के साथ टैसिटली चुपचाप जो है एग्रीमेंट करके अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके हर फ़ोन में गूगल डाल दिया जा रहा है। अब मेरे को यूसी ब्राउज़र यूज़ करना था, लेकिन ऑलरेडी क्या है गूगल रखा है, मैं सोचूंगा अरे ठीक है ना यार है तो क्रोम, या फिर मैं कोई ऐप और दूसरी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे में कंपटीशन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल ने एक बैरियर बना दिया है, कोई मार्केट में उनके प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करेगा तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में जो गूगल होगा उसकी मोनोपोली रहेगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी मोनोपोली का गलत फ़ायदा उठा करके बाहर से जो दूसरे प्लेयर हैं उनको आने से रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उनकी एंट्री में, और उससे जो कंपटीशन है वो स्टाइफल हो रहा है, कम हो रहा है, और इनकी मोनोपोली आगे फ्यूचर तक इंश्योर हो रही है। समझ में आया क्या? अब इससे होगा क्या, जो वर्डिक्ट दी गई है उसमें जो एग्रीमेंट है इनने एप्पल और सैमसंग के साथ किया है उसको तुरंत ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये होता है तो बहुत फंडामेंटल चेंज आएगा। आप देखेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की डील नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पैसा गूगल ने किसको दे के रखा है, एप्पल को दे के रखा है, और वो सारा का सारा पैसा उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा एप्पल और सैमसंग वालों को। तो एप्पल और सैमसंग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जो है बाकी कंपनियों को लेकिन फ़ायदा होगा। हो सकता है कि एप्पल और सैमसंग खुद के सर्च इंजन बनाना शुरू करे, तो ऐसे में आने वाले समय में ये जो गूगल की मोनोपोली है वो कम हो सकती है। सो ये इसके कुछ इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इंडिया में भी इस तरह की वर्डिक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में दिया था, है ना। तो उस वर्डिक्ट के बारे में ज़रूर एक बार आप लोग देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, डिजिटल मोनोपोली से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेंस में। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।